हेलो फ्रेंड्स, मैं आलम चौधरी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ लिया आपको पूरा पाषाण काल। पाषाण काल हमने पूरा पढ़ लिया इससे पहले, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। ठीक है, सब आप सभी को याद होगा। फिर से याद आ जाए इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिसको बोला स्टोन एज को हमने पढ़ा था, पहला हमने इसका काल क्या पढ़ा था भाई? पूरा पाषाण काल, जिसको बोला गया था पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था नव पाषाण काल। क्या पढ़ा था? नव पाषाण काल। अब हमने एक चीज और इसके बीच में इसके बाद पढ़ी थी, जिसको बोला गया था ताम्र पाषाण काल। क्या बोला गया था? ताम्र पाषाण काल। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव बंदरों की तरह चलता था, और उसका काम केवल और केवल शिकार करना था, और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद उसने क्या किया? मध्य पाषाण काल में आकर उसने क्या कर दिया था? पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। पशुओं को पालना जब शुरू किया तो उसे मौसम परेशान करने लगे, क्योंकि चारे की तलाश में इधर उधर उसे भटकना पड़ता था। जब मौसम परेशान करने लगे, ऋतुएं उसे परेशान करने लगी, तो उसने खेती करना शुरू कर दिया। और जब खेती करना शुरू कर दिया था तो काल कौन सा आ गया था? नवपाषाण काल। समय कौन सा आ गया था? नवपाषाण का समय आ गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि खेती में आदि मानव ने क्या शुरू कर दिया था? तांबे का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। और तांबे का प्रयोग जब शुरू किया था, और साथ में पत्थर का भी प्रयोग होने लगा था, तो तांबे का मतलब ताम्र हो गया, पत्थर का मतलब पाषाण काल हो गया। तो ताम्र पाषाण काल हमने इसको कह दिया था, और इसको हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। ठीक है, और इसी ताम्र पाषाण में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई क्या होने लगा था? सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा था। क्या होने लगा था? सरप्लस फूड प्रोडक्शन। सरप्लस फूड प्रोडक्शन का मतलब हमने आपको बताया था अधिशेष उत्पादन। मतलब जितनी उसे जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा उत्पादन होने लग गया था। जितनी आदि मानव को जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा उत्पादन होने लग गया था। अब आपको मालूम है भाई, उत्पादन जरूरत से अगर ज्यादा होगा तो आदमी क्या करता है? उस चीज को बेच ही तो देता है। क्या करता है? बेच देता है। वो कहता है कि ये हमारे काम की चीज नहीं रही, अब ऐसा करते हैं इसको बेचकर थोड़ा पैसा बना लेते हैं। और हमने एक बात और आपको कही थी कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म देती है। मतलब जो हमारी ग्रामीण सभ्यता होती है, जो ग्रामीण सभ्यता होती है, वो शहरी सभ्यता को जन्म देती है। कैसे देती है? ये हमने आपको बताया था कि भाई गांव में मान लो किसी की खेती अच्छी हो गई, ठीक है, और उसके घर पर जो गेहूं खाई जाती है 5 क्विंटल खाई जाती है, 5 क्विंटल। लेकिन उसकी खेती में इस बार गेहूं कितनी होगी? 15 क्विंटल। 15 क्विंटल गेहूं हो गई है, तो क्या करेगा? 5 क्विंटल ही तो रोकेगा। उसे पता है कि हमारे घर में जो खपत है अन्न की कितनी? 5 क्विंटल है। बाकी बचा कितना? 10 क्विंटल बचा। उसको क्या करेगा? वो ले जा करके बेच देगा। क्या करेगा? बेच देगा। और जब उसको बेच देगा, उसके पास पैसा होगा, तो क्या करेगा कि भाई, गांव के लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अगर कहीं यहाँ खेती की जमीन मिल रही है तो वो खरीद लेते हैं, वरना क्या करेंगे? सीधा शहर जाकर कोई प्लॉट खरीद लेते हैं साहब। हम क्या करेंगे? कोई प्लॉट खरीदेंगे, और प्लॉट जब खरीदेंगे तो उस पर घर भी बनाएंगे, और जब घर बनाएंगे तो उसमें आकर कोई ना कोई रहेगा जरूर। चाहे वो इसे उसे क्या किराए पर दे किसी को, चाहे किसी को रेंट पर दे, या चाहे उसका सगा संबंधी कोई जा करके रहेगा तो गांव से ही जा करके। तो क्या होगा भाई? शहरी सभ्यता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? शहर की जनसंख्या बढ़ेगी और गांव की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म देती है। मतलब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता को जन्म देती है। और हमने कहा था कि जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा था तो उस समय भाई बेच तो किसी को सकते नहीं थे। क्या कर सकते थे? एक दूसरे से विनिमय कर सकते थे। विनिमय मतलब चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे। मान लो किसी के पास गेहूं है, उसे चावल की जरूरत है, तो उसे चावलों वाला कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। ऐसा आदमी कोई ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल ज्यादा है और उसे गेहूं की जरूरत हो। तो ऐसा ये लोग क्या करते थे कि भाई एक काम करते हैं, कई गांवों के बीच में एक चौराहा है या कोई जगह है, वहां पर आकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और वहीं पर जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज अपने पास ले जाएगा। धीरे धीरे इधर से भी गांव से लोग आने लगे, इधर से भी चारों तरफ से लोग आने लगे और यहाँ पर आकर के क्या करने लगे? अपनी वस्तुओं को बदलने लगे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से ही जो आदि मानव का जीवन है बदलता चला आया है। आदि मानव का क्या, आज के मानव का भी जीवन देखो। आज से 10 साल पहले
क्या था और आज अब क्या है, ठीक है। आज से 12 साल पहले कौन सा मोबाइल लोग चलाते थे और आज के समय में कौन सा मोबाइल लोग चलाते हैं, सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो हमेशा बदलता रहना है हमें, और समय कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, बदलता रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हुआ, लोग आने लगे तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहीं पर घर बना लें, यहीं पर तो आना है, यहीं पर घर बना लेते हैं। यहीं पर बनाने लगे लोग, चारों तरफ घर बनाने लगे। तो भाई जब घनी आबादी जहाँ होगी, आपको मालूम है, जब गाँवों में आप लोगों ने देखा होगा, गाँव में बहुत अलग अलग घर बने होते हैं, काफी बड़े बड़े घर बने होते हैं, ठीक है, ऊंचे तो नहीं लेकिन बड़े बड़े घर बने होते हैं, और उनके बीच में वो काफी गैप होते हैं, ठीक है। लेकिन शहरों में क्या होता है, बहुत घनी आबादी होती है, बहुत घनी, छोटे छोटे और ऊंचे ऊंचे घर बने होते हैं। मतलब एरिया ज्यादा नहीं होता लेकिन ऊंचाई उनकी काफी होती है। लेकिन गांव में एरिया ज्यादा होता है, ऊंचाई कम रखते हैं लोग, ये करते हैं गांव में, ठीक है। तो घनी आबादी जहाँ हो जाएगी, बहुत घनी आबादी जहाँ हो जाएगी, तो शहरी सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे आकर के लोग रहने लगे, तो इसी को इतिहासकारों ने कहा कि हो सकता है यहीं पर क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता हो हमारी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानते हैं। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी हमें अभी तक प्रमाण मिले हैं, या जितने भी हमने अभी तक स्थल खोजे हैं, जितने भी प्लेस हमने अभी तक सर्च किए हैं, सभी कहाँ पर, या तो सिंधु नदी के किनारे या इसकी किसी सहायक नदी के किनारे, ठीक है। एक दो अगर अलग भी मिले हैं तो उनको भी डाल दिया गया, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही डाल दिया गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंधव सभ्यता, और इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसके नाम क्या क्या है भाई, एक तो हो गया हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये ऊपर लिख ही रहा है। दूसरा, इसी को क्या देते हैं, सिंधव सभ्यता, क्या कह देते हैं, सिंधव सभ्यता। और इसी को क्या देते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ रहा होगा, यहाँ तक तो सभी को समझ आ गया होगा, इसी के तीनों नाम है। ऐसा नहीं सोचना कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता लिखा हुआ ना आए तो सर सिंधु घाटी की सभ्यता की जगह सिंधु सभ्यता आ गया तो सर अब क्या करें, ये सभ्यता तो हमने नहीं पढ़ी। या आपको आ गया हड़प्पा सभ्यता, सर ये तो नहीं पढ़ी, ये तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल का नाम पढ़ा था। तो भाई इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पढ़ा क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला ऐसा स्थल था जो कि इसमें खोजा गया, ठीक है। यहाँ तक आप, भाई आपको सभी को बात समझ आ रही है। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी बात और यहाँ पर बता दें, जब हम लोगों ने आपको बताया था इतिहास को लिपि के आधार पर 3 पार्ट में बांट कर, लिपि के आधार पर हमने कहा था कि इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है हमारा इतिहास, क्या होता है, इति, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया था अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था 2500 से लेकर के ये कितने 600 ईसा पूर्व तक। तो जो हमने पढ़ा था पाषाण काल को, पाषाण काल किसमें पढ़ा था हमने, प्रागैतिहासिक काल में, किस काल में, प्रागैतिहासिक काल में। हमने कहा था कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके कोई भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिल पाए हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने कहा था कि जिसके लिखित प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें इतिहासकार आज तक पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो क्या कहलाता है, हमारा आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो सभी को मालूम है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल में रखा जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, ना कि प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड अगर हम आपको बताएं तो देखो हमने यहाँ पर भी लिख दिया था और एक बार फिर लिख रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड है 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी, ठीक है, 600 बीसी, बीसी का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक है। मतलब ईसा मसीह के जन्म होने से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले शुरू हो गई थी, और उनके जन्म होने के 600 साल पहले ये सभ्यता क्या हो गई थी, खत्म हो गई, ठीक है। चलते हैं इसके बारे में आगे पढ़ने, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कुछ आम सी बातें। देखिए, जो हमारे स्थल खोजे गए, ठीक है, पुरातत्व मतलब पहले के, पूरा मतलब पहले के तत्व मतलब कुछ अंश, ठीक है, पहले के कुछ अंश खरीद सॉरी खोजे जाएंगे, ठीक है, खोजे जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता, कि भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जो जन्मदाता माने जाते हैं, किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उसके बाद हम थोड़ी सी अगर बात कर लें हड़प्पा की, हड़प्पा की,
तो देखो हड़प्पा जहां पर है इस समय, वहां पर 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति घूमने के लिए आए थे। कौन? चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति जब घूमने के लिए आए तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम सबको चौंकाने वाला है। इन्होंने उसी समय बता दिया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी निकलेगी जो कि हम सबको चौंका कर रख देगी। ठीक है, अगर आप ना माने तो इसको खोद करके देख लेना। तो उस समय इनकी बात पर किसी ने जोर नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी, एक बुक लिख दी जिसका नाम था नैरेटिव जर्नी। 1826 में इन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था नैरेटिव जर्नी। नैरेटिव जर्नी में चार्ल्स मैसन ने कह दिया था कि जो ये हड़प्पा, ठीक है, जहां पर हम घूमने गए थे, जहां पर ये हड़प्पा है, वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा जो कि सबको चौंका करके रख देगा, जिस जो कि सब किसी ने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन की पुस्तक नैरेटिव जर्नी है। ठीक है, 1826 में इन्होंने इसको लिखा था, और सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जो उल्लेख कर दिया था वो इन्होंने ही कर दिया था। कौन सी पुस्तक में? नैरेटिव जर्नी, जो कब लिखी गई? 1826 में लिखी। ठीक है, उसके बाद अगर बात आ जाए कि उस समय भाई पुरातत्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, विभाग तो इन्होंने बना दिया था, लेकिन इसका कोई महानिदेशक भी तो बना होगा। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय जो महानिदेशक थे उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था भाई? जॉन मार्शल। देखिए, थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर लिख रहा है आपको, जब 1826 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो देखिए, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था, कौन सा राज था? ब्रिटिश राज था। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे। 1856 ईस्वी की बात है, 1857 से एक साल पहले की, क्रांति से एक साल पहले की। ब्रिटिशर्स लोग हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे। उन्होंने देखो हमें परेशान तो काफी किया, लूटपाट भी काफी की, लेकिन कुछ चीजें वो ऐसी बना करके चले गए, जैसे कि ट्रेन। उनके द्वारा बिछाई हुई आज जितनी भी ट्रेन की पटरियां हैं वो आज तक जस की तस हैं। ठीक है, वो कभी टस से मस नहीं हुई है। अच्छी क्वालिटी का उस समय लोहा मिलता था। ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारा रेलवे हमारे देश को वो दे करके गए हैं, लेकिन लेकर के बहुत उससे भी कहीं ज्यादा वो लेकर के चले गए। ठीक है, उससे कई गुना ज्यादा हमसे लेकर के चले गए, इतना दिया नहीं जितना कि हमसे वो लेकर के चले गए। ठीक है, तो उस समय भी क्या कर रहे थे ये लोग? 1856 में जो कराची, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा था, और लाहौर भी इस समय पाकिस्तान में ही पड़ता है, वो भी उस समय भारत का हिस्सा था। ठीक है, क्या हुआ कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या? रेलवे लाइन। ठीक, इस तरह से रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, बिछाई जा रही थी। तब दो, जिनका नाम ब्रंटन बंधु, ब्रंटन बंधु का मतलब समझते हो? कि दो भाई जिनके नाम के लास्ट में ब्रंटन लगा हुआ था, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इन दोनों ने यहाँ पर देखा कुछ ईंटें। इन्होंने जैसे इसकी हल्की फुल्की खुदाई की होगी, भाई जब देखो ट्रेन के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही है रेल के लिए, तो थोड़ा बहुत उसे खुदाई करके वहां पर पत्थर डाले जाते हैं, पत्थर डाले जाते हैं। ठीक है, ताकि मिट्टी इधर उधर ना खिसके। पत्थर डाले जाते हैं, मिट्टी उधर उधर ना खिसके, क्योंकि भाई ट्रेन जब आती है तो बहुत ज़्यादा झटका देती है। ठीक है, पत्थर इधर उधर ना खिसके, और नीचे कुछ पत्थर गाढ़े भी जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हल्की फुल्की जब खुदाई की होगी तो यहाँ पर क्या, उन्हें कुछ ईंटें मिली। कुछ ईंटें जब मिली तो उन्होंने वहां पर कुछ लोगों ने भी देख लिया। कहाँ? हड़प्पा के कुछ लोगों ने भी उसको देख लिया। लोगों ने उसको देख लिया तो लोगों ने धीरे धीरे वहां से ईंटें निकालना शुरू कर दिया। जब ईंटें निकालना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे वहां से ईंटें निकलती चली गई, और लोग वहां से बार बार आते ईंटें लेकर के चले जाते, बार बार आते ईंटें लेकर के चले जाते। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि उस पर रोक लगा दी गई कि भाई अभी आप कुछ नहीं करोगे, अभी आप यहाँ से कोई ईंट अब लेकर के नहीं जाओगे, रोक लगा दी गई। लेकिन होता क्या है, रेलवे लाइन तो चलो बिछा दी गई, ठीक है, लेकिन होता क्या है, उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया कि भाई जब 1826 में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर ईंटें निकली थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ईंटें निकली थी, 26 नहीं सॉरी 56। ठीक है, 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर क्या निकली थी? ईंटें निकली थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर निकलेगा। और दूसरी बात, उन्होंने चार्ल्स मैसन की बात उन्हें याद आ गई थी। ठीक है, ये हम लिख लेता हूँ यहाँ पर उनका नाम, चार्ल्स मैसन। उन्होंने अपनी पुस्तक नैरेटिव जर्नी लिखी थी, एनजे लिख देता हूँ उसको।
नैरेटिव जर्नी में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा कि जो दुनिया को चौंका देगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा कि लोगों ने कभी पहले देखा ही नहीं होगा। तब राय बहादुर दयाराम साहनी ने सोचा कि भाई एक बात तो ये कि चार्ल्स मैसन ने कहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ निकलेगा, और दूसरी बात ये कि 1856 में जब यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर ईंटें निकली थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी कुछ ठीक, उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर हम अगर ऐसा करें, यहाँ पर कुछ खुदाई करवा करके देख लें, अगर हम यहाँ पर खुदाई करवा लें तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए। तो इन्होंने इसकी जब खुदाई करवाई तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक शहर निकला। क्या? पूरा एक शहर निकला, शहर। और ये काफी बड़ा शहर जो कि पूरी सिंधु सभ्यता का, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं दूसरा सबसे बड़ा शहर था। दूसरा सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर लिख भी रहा होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर था कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ लिख करके नहीं दिया, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये भी याद करें ये भी याद करें। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ से अन्नागार श्रमिक आवास मिले हैं। देखो अन्नागार का मतलब समझते हो, अन्नागार या अन्न कोठार, ठीक है, जहां पर हम लोग अनाज भरते हैं। क्या? जहां पर अनाज भरा जाता है, जिस जगह पर अनाज इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं अन्नागार। और श्रमिक आवास का मतलब समझते हो, जहां पर मजदूर लोग निवास करते हैं, जहां पर मजदूर लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं श्रमिक आवास, ठीक है, श्रमिक आवास। समझ आ रही बात? तो यहाँ से क्या क्या मिला है हमें? देखो पहली बात तो हमें पॉइंट ये याद हो जाना चाहिए कि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर था कौन? हड़प्पा। यहाँ पर लिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा हड़प्पा, ठीक है। और यहाँ से अन्नागार श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार और श्रमिक आवास, वह लिखना भूल गया यहाँ पर, ठीक है, अन्नागार व श्रमिक आवास, ठीक है। अन्नागार का मतलब हमने आपको बताया जहां पर अनाज भरा जाता हो, अन्न कोठार जिसको कह सकते हैं हम लोग, अन्न कोठार। और फिर दूसरा श्रमिकवास, जहां पर मजदूर लोग रहते हों, ठीक है, मजदूर या काम करने वाले लोग निवास करते हों। क्या क्या करते हैं कि भाई पूरा दिन काम किया और काम करने के बाद क्या करते हैं, सीधा जाकर के कहाँ, इसमें अपने निवास में जाकर के रात को सो जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि कहीं कंस्ट्रक्शन साइट का काम अगर चल रहा होता है, या कहीं मान लो सड़कें बनाई जा रही हैं या पुल बनाए जा रहे हैं, तो पूरा दिन वहां पर मजदूर काम करते हैं, ठीक है। और जो उनका कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो उनका ठेकेदार होता है, वो क्या करता है भाई, एक होल ऐसा बना देता है काफी बड़ा सा, एक होल किनारे, उसके किनारे बना होता है एक होल, और उसमें सारे मजदूर रात को जाकर के क्या करते हैं, सो जाते हैं। सभी मजदूर रात को जाकर के सो जाते हैं, अपना आराम करते हैं और सुबह उठ करके फिर से काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? तो क्या होता है, ये मजदूर को निवास करने वाला या मजदूरों का आराम करने वाला जो निवास होता है उसको कहते हैं श्रमिक निवास, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? 3 पॉइंट, इससे ज्यादा जब कुछ याद नहीं कर रखने, 3 पॉइंट। खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 ईस्वी में। और जी ये क्या है भाई, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ से अन्नागार व श्रमिक आवास मिले हैं, मतलब अन्न कोठार जहां पर अनाज भरा जाता है वो जगह मिल जाती है, और दूसरा श्रमिक आवास जहां पर की मजदूर लोग निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाता है हमारा? मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो, ठीक है। समझ आ रही बात? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है प्रेतों का टीला या भूतों का टीला, ठीक है, या मृतकों का टीला, ऐसा इसको कुछ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि खोज किसने की और कब की, मोहनजोदड़ो की खोज आप सभी को मालूम है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने कर दी थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने। 1921 में तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने आरडीएस लिख दिया। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज कर दी थी भाई? हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा की। ठीक उसके एक साल बाद 1921 में राखलदास बनर्जी ने सोचा कि भाई जब हड़प्पा में कुछ निकला है तो यहाँ पर उसके पास में मोहनजोदड़ो में भी कुछ कुछ तो निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ पर? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, दाहिने तट। अगर आपसे पूछे कि कौन से तट पर, तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान में। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। और खोज किसने की थी? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने कर दी थी। और 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने कर दी थी? जो हमारे आरडीएस है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, पहला सबसे बड़ा शहर, ठीक है। दूसरे नंबर का हड़प्पा, और सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है।
सिंधु सभ्यता का सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा? मोहनजोदड़ो। दूसरा सबसे बड़ा शहर हड़प्पा। और सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? हड़प्पा। और दूसरे नंबर पर खोजा गया शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? उसके बाद चलते हैं, यहाँ से अन्नागार व स्नानागार मिले हैं। अन्नागार मतलब देखो, हड़प्पा से भी अन्नागार मिले। अन्नागार का मतलब समझो अन्न कोठार, जहां पर अनाज भरा जाता हो। वह स्नानागार। स्नानागार का मतलब समझते हो, आज के समय में स्विमिंग पूल होते हैं या हमारे आज के समय में बाथरूम होते हैं, ठीक है, जहां पर लोग नहाते हैं, उसको बोलते हैं स्नानागार। स्नान का मतलब होता है भाई नहाना, ठीक है, और गार का मतलब ऐसी जगह जहां पर ये काम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें तो ये मिल गई कि एक तो अन्नागार, ठीक है, अन्न कोठार, एक तो हमारे हड़प्पा से भी मिले, ध्यान रखना, और यहाँ से भी मिले। फिर दूसरा यहाँ से मुख्य चीज क्या मिल गई? स्नानागार। या स्नानागार जहां पर बहुत सारे गहरी जगह में जाकर, इस तरह से देखो होगा ये, बहुत सारी गहरी जगह में जाकर इस तरह से सीढ़ियां बना दी गई। ठीक है, ये सीढ़ियां बना दी गई, और इसमें जाकर के यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और लोग यहाँ से उतरते चले जाते, उतरते चले जाते, यहाँ से उतरते चले जाते, और जाकर के नीचे इसमें नहा लेते थे। हाँ, इसमें नहा लेते थे, ये होता था उनका स्नानागार। जैसे आज के समय में हमारा स्विमिंग पूल होता है ना, लोग जाते हैं और नहाते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, एक साथ बहुत बहुत सारे लोग नहा लेते हैं उसमें, स्विमिंग पूल में, ये होता है ना। ठीक है, पता नहीं कौन कैसे नहा लेता है, मालूम नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। स्नानागार मिल गए और अन्नागार भी मिल गए। अन्नागार का मतलब अन्न कोठार, स्नानागार मतलब आज के समय में स्विमिंग पूल या बाथरूम भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस समय के बाथरूम ही होंगे ना वो तो, ठीक है, जो जहाँ पर वो लोग नहाते होंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। नर्तकी की मूर्ति, कि जिसको हम लोग नटराज कहते हैं ना, नटराज की मूर्ति होती है ना, जो कि कांसे की बनी हुई, ठीक है, नृत्य करती हुई अपने आप को दर्शाती है। वो मूर्ति कहाँ से मिलती है भाई? हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि निम्न में से किस जगह से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कह रहा है चनहूदड़ो, कि भाई चनहूदड़ो के बारे में बताओ। अब आप लोग के बारे में, चनहूदड़ो के बारे में बताओ सर। तो चनहूदड़ो की खोज के बारे में अगर हम आप लोगों से बात करें तो 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार, जिनको एनजी मजूमदार बोला जाता है, ठीक है, नानी गोपाल मजूमदार ने खोज कर दी थी किसकी? चनहूदड़ो की। कब? 1931 ईस्वी में। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात? चनहूदड़ो ने की खोज किसने कर दी थी? नानी गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में कर दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से हमको मिलता क्या क्या है, तो यहाँ से मनके बनाने का कारखाना। मन मनके का मतलब समझ रहे हो? कि आज के टाइम में घड़ा होता है ना, तो घड़े का मुंह तो होता है काफी छोटा, ठीक है, मुंह तो हाँ घड़े का होता है काफी छोटा, लेकिन उसका मुंह कुछ बड़ा होता था। उसका मुंह क्या होता था? कुछ बड़ा होता था, इस तरह से होता था, तो बोलते थे मनका। इसके अंदर वो अपनी कुछ मुद्राएं भी रख लेता था, जो भी सामान कम उसको रखना होता था उस मनके के अंदर वो रख लेता था। आज के समय में भी आपने देखा होगा, कई जगह खबरें आप लोगों ने सुनी होंगी कि भाई कहीं कुछ निकला, कहीं कुछ निकला, तो वहां पर लिखा हुआ था कि कुछ मनके निकले। ठीक है, जिसको बोला जाता है मनके, कि कुछ मनके निकले, तो मिट्टी के एक तरह से घड़े ही होते थे, उनको मनके बोला जाता था। तो यहाँ से क्या मिला? मनके बनाने का कारखाना। कारखाने का मतलब क्या होगा भाई? यहाँ पर कोई चाक मिल गया होगा, ठीक है, उसके ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह रखी होगी, चारों तरफ थोड़े बहुत मनके रखे होंगे जो कि इस समय फूट गए होंगे, बेकार हो गए होंगे, और काफी दिनों से अगर वो दबे हुए हैं तो बेकार तो हो गए होंगे, किसी काम के तो रहे नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन वो जस की तस ऐसी रखी हुई हैं चीजें, उनको छूने के लिए सरकार ने मना कर दिया कि भाई इनको कोई बिगाड़ेगा नहीं। ठीक है, काफी पुरानी चीजें हैं और इसी तरह से रखी रहे तो अच्छा है। ठीक है, तो आगे इसको हमारे इतिहास याद रहेगा, इसलिए उसको इन्होंने छोड़ दिया। क्या मिला होगा इन्हें यहाँ पर भाई? कारखाना किस तरह से हिसाब लगाया इन्होंने, कि जगह जगह उनको मिट्टी के चाक मिले होंगे, मिट्टी घुमाने वाले चाक, ठीक है, जिस पर वो मनके बनाते हैं या घड़े बनाते हैं लोग। या इधर उधर क्या टूटे हुए मनके पड़े होंगे, ठीक है, टूटे हुए मनके, या फिर क्या होगा, कुछ खराब मनके जिनके अंदर मिट्टी भर गई होगी और इसी तरह से शेप में ऐसे के ऐसे ही रखे होंगे। ये चीजें मिलती है ना। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट हमारा सभी को याद हो गया होगा कि यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है, मनके बनाने का कारखाना मिल गया। फिर दूसरा बात, यहाँ से ऐसी मुद्रा मिली जिस पर 3 घड़ियाल व 2 मछली का अंक।
देखो मुद्रा मतलब यहाँ पर रुपया भी मिल गया, देखो अब रुपया भी मिल गया जो कि सेल खड़ी की बनी होती थी। यहाँ की मुद्राएं भाई आपको बता दें, पूछ लेता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यताएं किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी एक तरह का पत्थर होता है, क्या होता है, एक तरह का पत्थर, बहुत कच्चा पत्थर होता है, आसानी से पीसा भी जा सकता है वो। और जो बेईमान दुकानदार लोग होते हैं क्या करते हैं, वो सफेद आटा होता है ना चावल का, उसके अंदर मिला लेते हैं कभी कभी सेल खड़ी को, के अंदर कभी कभी सेल खड़ी को मिला लेते हैं आटा, जिससे बहुत ज्यादा सफेद लगता है, सफेद चूने की तरह होता है बिल्कुल सेल खड़ी। उसी सेल खड़ी की बनी होती थी मुद्राएं। और उस पर घड़ियाल, घड़ियाल का मतलब समझ रहे हो, जिससे बोलते हैं दरियाई घोड़ा, ठीक है, घड़ियाल, जो दरियाई घोड़ा होता है ना, समुद्र में मिलता है, ठीक है, दरियाई घोड़ा, और दो मछलियां, एक तो घड़ियाल, मतलब तीन घड़ियाल, मुद्रा पर तीन घड़ियाल और दो मछलियां, इनका अंकन मिलता है। हो सकता है कि उस समय इनका ये सिंबल हो, जैसे कि आज के समय में हम लोग रुपयों पर क्या लगाते हैं, अशोक की लाट लगा देते हैं, अशोक की लाट लगाते हैं, या नोट पर गांधी जी की मूर्ति लगा देते हैं, गांधी जी की फोटो आती है नोट पर। पुराने कुछ नोट आते थे जिन पर अशोक की लाट भी आती थी, ठीक है, अशोक की लाट आती थी, नीचे लिखा होता है इस पर सत्यमेव जयते, ठीक है। तो वैसे ही उनका भी कोई ना कोई ये मुद्रा पर लगाया हुआ चिन्ह होगा, क्या कि भाई हमें क्या करना है, तीन घड़ियाल बना देने हैं, तीन घड़ियाल। कैसे, घड़ियाल किसको बोलते हैं, दरियाई घोड़ा जो होता है उसको बोला जाता है ना घड़ियाल। तीन घड़ियाल बना देते हैं और दो मछली बना देते हैं, उनका उसके ऊपर बना देते हैं, काम हो जाएगा, हमारी मुद्रा तैयार हो जाएगी। पर बनी किसकी होती थी, सेल खड़ी की बनी। तक बात समझ आ रही है आपको। पहला पॉइंट हमने इसमें पढ़ा कि भाई खोज किसने कर दी, 1931 ईस्वी में नानी गोपाल मजूमदार ने कर दी थी, किसकी, चनहुदड़ो की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, ठीक है, कारखाना दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमने इसमें पढ़ लिया कि यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर तीन घड़ियाल व दो मछलियों का अंकन है। तक भी आपको समझ आ गया होगा, एक तो तीन घड़ियाल मिलते हैं, दो मछलियां भी मिलती हैं, इनका अंकन मिलता है, ठीक है। के बाद देखो सबसे बढ़िया चीज मिल गई यहाँ पर, यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस्तरा भी है भाई इसमें, ठीक है, कंघा उस्तरा आदि के प्रमाण मिले, ठीक है। पूरी चीज तो नहीं मिली, इन्हें मिला कि यहाँ के कुछ ये चीजें भी होंगी, इनके प्रमाण इन्हें यहाँ पर मिल गए हैं। जब प्रमाण मिल गए तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर श्रृंगार भी औरतें करती होंगी, इनकी औरतें क्या श्रृंगार भी करती होंगी जरूर, ठीक है, श्रृंगार करती होंगी भाई, आज के समय की औरतें करती हैं तो वो भी करती होंगी। और हमने बात की थी कि जो हमारा उच्च पुरा पाषाण काल आया था उसमें आधुनिक ढंग के मानव का उदय हो गया था, मतलब मॉडर्न ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन। और जब मॉडर्न ह्यूमन होगा तो श्रृंगार तो करेगा ही भाई, ठीक है, अपने आप को जरूर संवार कर रखेगा, ध्यान रखना, मॉडर्न ह्यूमन कुछ भी हो जाए, आज की औरतें श्रृंगार जरूर करेंगी, ठीक है। उससे अगर किसी ने रोक दिया तो समझ लो आप उनकी नजरों में ज्यादा बुरे हो गए, ठीक है ना। और शादी होने के बाद जो पति होते हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा खर्चा यही बढ़ जाता है। ध्यान रखना भाई, शादी करने से पहले इतना ध्यान रखना कि अब श्रृंगार का सामान काफी ला करके देना पड़ता है। ये जो लिख रहा है ना लिपस्टिक, काजल, कंघा, ठीक है, गंगा लिख दिया यहाँ पर, कंघा है ये, कंघा, ठीक है, काजल, कंघा, उस्तरा, उस्तरा तो जो आदमी के काम आता हो, पुरुष के काम आता होगा क्योंकि वो अपनी सेव वगैरह बनाता होगा, ठीक है, उस्तरा उसके काम आता होगा। लेकिन लिपस्टिक, काजल, कंघा भी चलो दोनों के काम आ सकता है, ठीक है। ये चीजें प्राप्त होती हैं कहाँ से, प्राप्त होती हैं चनहूदड़ों से। तो यहाँ पर चार पॉइंट याद रखने हैं, तीन पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमें कुछ प्राप्त होते हैं, एक पॉइंट ऐसा जिसकी खोज किसी ने की, ठीक है, खोज की आपको मालूम है 1931 ईस्वी में, किसने, नानी गोपाल मजूमदार ने, एन जी मजूमदार लिखा जाता है इनको, सभी जगह इनका नाम एन जी मजूमदार आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है, आपको याद हो जाना चाहिए, क्या प्राप्त होता है, मनके बनाने का कारखाना। हमने बता दिया मनके कैसे होते थे भाई, आज के समय में जो घड़ा होता है उसकी तरह मनके होते थे, ठीक है। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर तीन घड़ियाल व दो मछलियों का अंकन है। बात आपको समझ आ गई। उसके बाद यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस्तरा आदि मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लोथल, क्या, लोथल, देखिए लोथल की खोज किसने की, एस आर राव, किसने, एस आर राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, पूरा नाम इनका शिकारीपुरा रंगनाथ राव, 1954 ईस्वी में खोज कर दी थी इन्होंने, किसकी,
लोथल की। लोथल के खोजकर्ता कौन है भाई? SR राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव जिनको बोला जाता है, पूरा नाम इनका, लेकिन नाम यही आता है SR राव, आपको याद यही करना है, इसलिए मैंने आपको लिख करके दिया है। नदी कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, यहाँ पर नदी इसकी, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? देखो अभी सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी से अलग हो जा रहे हैं। कौन सी नदी है भाई यहाँ पर? भोगवा नदी। अब इसमें आपसे नदी भी पूछी जाती है, और लोथल में अधिकतर नदी ही पूछी जाती है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चे अधिकतर सोचते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु नदी के किनारे होगा। नहीं, कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। भारत में ही है ये। कहाँ पर है भाई? भारत में ही है। गुजरात में जो अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिले में स्थित है क्या? लोथल। यहाँ से समाधि क्षेत्र प्राप्त हुआ। क्या? समाधि क्षेत्र। ठीक है। क्या ऐसा कुछ प्रतीत होता है खोजकर्ताओं को यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कुछ समाधियां बनाई गई होंगी, लोगों के मरने के बाद उनकी जो समाधि होती है वो समाधि बनाई गई हो। लगाया कि यहाँ पर कि समाधि जरूर बनाई गई। क्या बनाई गई होगी साहब? समाधि बनाई गई होगी। तो ऐसे कुछ उन्हें प्रमाण मिलते हैं, पक्की तो नहीं, कच्ची। ठीक है, कच्ची ही उनकी समाधियां बनाई गई होंगी या कब्रें बनाई गई होंगी। तो ऐसा स्थल मिलता है, मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समाधि स्थल माना जाता है, किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। देखिए उसके बाद आगे बढ़े। ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार और मैं अगर आपको रिपीट करना चाहूँ कि खोज किसने की थी? SR राव, मतलब शिकारीपुरा रंगनाथ राव। 1954 ईस्वी में खोज कर दी थी इन्होंने। नदी कौन सी है? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। भोगवा, कट गया थोड़ा यहाँ पर। भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर अगले बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये लिख रहा है कि यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगर पूछ ले कि लोथल किस जगह है, गुजरात में, गुजरात के किस जिले में है? अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से समाधि क्षेत्र प्राप्त होते हैं, कि ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहाँ पर समाधियां बनाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? कालीबंगा के बारे में पूछ कह रहा है कि कालीबंगा के बारे में डिस्कस करेगा ये पॉइंट। अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि खोज किसने की? कि कालीबंगा की खोज किसने की साहब, ये बता दो। तो कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने कर दी। अमलानंद घोष ने। कब? 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने क्या किया था? कालीबंगा की खोज कर दी थी। क्योंकि अमलानंद घोष भी जब घूमे फिर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई कोई तो लोथल की खोज कर रहा है, और कोई हड़प्पा को निकाल करके दे रहा है, कोई मोहनजोदड़ो को निकाल करके दे रहा है। तो हम भी कुछ ना कुछ तो खोजें। हम क्यों किसी से पीछे रहे? हम भी खुदाई करवाएंगे। इन्होंने भी खुदाई करवा दी भाई। इन्होंने जब खुदाई करा दी, कहाँ पर? राजस्थान में इन्होंने खुदाई करवा दी। गंगानगर जिला, जो राजस्थान का गंगानगर जिला है, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। देखिए ये लोग भी बहुत चालाक थे। ठीक है, ये लोग भी चालाक थे। इन्हें दिखा कि भाई जब हड़प्पा नदी किसी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किसी नदी के किनारे, ठीक है, उसके बाद जो हमारा लोथल है वो भी किसी न किसी नदी के किनारे है, तो क्यों ना ये भी किसी नदी के किनारे होगा। और उस समय नदी के ही किनारे क्यों? आज के समय में हम जो पानी पी लेते हैं, कहाँ से निकाल लेते हैं? हमारे नल लगे होते हैं, ट्यूबवेल लगे हुए होते हैं, या हमारे पंप लगे होते हैं। ठीक है, जो भी लगे होते हैं, इनसे हम लोग पानी निकाल लेते हैं। लेकिन उनके लिए ये साधन नहीं था ना, तो उन्हें पानी का भी तो साधन ढूंढना था। और पानी की तो जरूरत सबसे ज्यादा है। ठीक है, वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। सबसे ज्यादा जरूरी है, तो किसी ना किसी नदी के किनारे ही तो जाएंगे, सूखी जगह पर तो जाएंगे नहीं। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए कि भाई नदी के किनारे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय ये चीज नहीं थी। हमारे नलकूप नहीं थे, हमारे ट्यूबवेल नहीं थे, कोई भी पंप, किसी भी तरीके का कोई पंप नहीं था जिससे कि पानी निकाला जा सके जमीन के अंदर से। ठीक है, तो क्या करते भाई, उस समय जो नदियां बहती थी उन्हीं से पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते थे, उन्हीं से पानी भरते थे, उन्हीं से बर्तन धोते, उन्हीं से अपने पशुओं को पानी पिलाते, सब काम करते। कौन से पानी से? नदियों के ही पानी से। सब काम उनके नदियों के पानी से होते थे। और जब नदियों के पानी से सब काम होते थे, तो वो भाई क्या करेंगे? नदी के किनारे ही तो जा करके बसेंगे। और नदी के किनारे बसेंगे तो भाई जो हमारे खोज करता है वो क्या करेंगे? सीधा नदी के किनारे ही जा करके खोज। इन्होंने भी यही किया। घग्गर नदी के किनारे गए, कहाँ पर? राजस्थान के गंगानगर जिले में। और वहां पर एक जगह खोद दी जिसका नाम था
कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, या काले रंग की चूड़ियाँ। अब देखो यहाँ से प्राप्त क्या होता है, प्राप्त क्या होता है यहाँ से देखो, कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य का मतलब एविडेंस होता है, जो प्रमाण, ठीक है। कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और यहाँ से ही भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब खुदाई करवाई गई तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ के घर हैं, जो यहाँ के घर हैं कैसे कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। कैसी ईंटों से? कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। क्या यहाँ के जो घर हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं? कच्ची ईंटों से बने हुए घर हैं। बाकी जो भी काफी चीजें इन्होंने देखी, ठीक है, काफी घर इन्होंने देखे, सब कच्ची ईंटों के बने हुए दिखे, तो इन्हें लगा कि भाई यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। और भारत में सबसे पहले जो कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले, कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। यहाँ तक समझ आता है सभी को? उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई भूकंप की, तो इन्होंने देखा कि जो यही कच्ची ईंटों के जो घर बने हुए थे, भाई ये इधर उधर बिखरे हुए थे, ठीक है, कोई घर इधर गिर गया है, कोई उधर गिर गया है, कोई इधर गिर गया, एक सीक्वेंस में भी ये घर नहीं गिरे हुए, ठीक है, एक तरफ नहीं, कोई इधर उधर गिरे हुए। तो ऐसा कब होता है? जब धरती में कुछ उथल पुथल होती है, ठीक है, उथल पुथल कब होती है? जब भूकंप आता है, पूरी जमीन हिल जाती है, तो भाई ऐसा काम होता है। पूरी जमीन जब हिल जाती है तो ऐसा काम होता है। तो यहीं से अनुमान लगाया गया कि भाई यहाँ पर क्या आया होगा, भूकंप भी जरूर आया होगा। तो भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से। दो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, दो एविडेंस मिलते हैं यहाँ से। एक तो कालीबंगा से कच्ची ईंटों के, जो हमारी कच्ची ईंटें होती हैं, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, और दूसरा हमें यहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए। आगे के जो हमारे पॉइंट हैं वो हमने इस तरह से हेडिंग ना बना करके इसी तरह से लिख दी, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने आपको लिख करके दे दी। क्या कह रहा है कि बनावली की खोज, ठीक है, बनावली की खोज 1974 ईस्वी में आर एस बिस्ट ने की थी। किसने? आर एस बिस्ट ने की थी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? हिसार जिला हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में भाई, हमारे हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिट्टी का हल और बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त होते। क्या होते हैं? जौ प्राप्त होते। तो क्या याद रखना कि बनावली की खोज किसने कर दी थी? आर एस बिस्ट ने कर दी थी 1974 ईस्वी। कहाँ पर है ये? हिसार जिला कहाँ पर है? हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, भाई जुताई करते थे तो वो हल भी उन्हें बनाना जरूरी था कि नहीं जरूरी था? हल बना दिया उन्होंने, ठीक है, ये हल, क्या, ये हल इन्होंने बना दिया, हल बना दिया, ठीक है। और चीज का बना था? ये मिट्टी का बना था। अब देखो इतने दिन से जब कोई चीज दबी हुई है तो खराब हो सकती है ना। तो मिट्टी का हल ऐसा माना जाता है कि कोई इनकी दीवार थी उससे लगाकर जैसे ही किया था, वैसे ही ये मिट्टी उसी तरह चिपक गई और वैसे ही ये प्राप्त तो हमें हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा, बढ़िया किस्म के जौ। क्या भाई, जौ एक जगह उन्होंने रख दिए, अच्छी सी जगह पर उन्होंने अपने अन्न कोठार में रख दिए होंगे, किसी भी बर्तन में भर के उन्हें रख दिया होगा, तो जल्दी खराब नहीं होते। जो जल्दी खराब नहीं होता है ना, तो खराब नहीं होंगे, हुए होंगे। अच्छी किस्म के जो मिल जाते हैं कहाँ से? बनावली से, ठीक है। तो भाई मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बनावली की खोज किसने की थी? 1974 ईस्वी में आर एस बिस्ट ने की थी, जो कि हिसार जिला हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से मिट्टी का हल और बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त। तक आपको बात समझ आती है? उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमसे कह रहा है कि धोलावीरा की खोज। क्या? धोलावीरा की खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका, ठीक है, तालुका का मतलब समझ रहे हो, जो तहसील होती है, तालुका में स्थित है। यहाँ से एकमात्र क्रीड़ा स्थल प्राप्त होता है, और यहाँ से ही नेवले की पत्थर की मूर्ति पाई गई। देखिए क्या कह रहा है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने कर दी? जेपी जोशी ने। कब? 1967 ईस्वी में। कब कर दी? 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में एक कच्छ जिला। कौन सा जिला? कच्छ जिला, गुजरात में, ठीक है। देखो ऐसे लिख दी, सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? भारत। क्या हो गया? भारत। अब भारत में उससे छोटे क्या होते हैं हमारे राज्य? कौन सा आ गया? गुजरात। अब गुजरात में भी सबसे उससे छोटा क्या हो जाएगा? किसी राज्य में मंडल होता है, मंडल यहाँ पर दे नहीं रखा, क्या हो गया हमारा? जिला। जिला कौन सा हो गया? कच्छ जिला। कौन सा जिला हो गया भाई हमारा? कच्छ जिला। अब जिलों में भी कई कई तहसील बने होते हैं,
ठीक है, जिसको तालुका बोल सकते हैं। तो कच्छ जिले में एक तहसील है जिसका नाम है भचाऊ। भचाऊ तालुका यहाँ स्थित है। क्या क्या स्थित है भाई? हमारा धोलावीरा। धोलावीरा। और यहाँ से प्राप्त क्या होता है? एकमात्र क्रीड़ा स्थल, मतलब स्टेडियम मिल जाता है भाई यहाँ से। क्या मिल जाता है? स्टेडियम। यहाँ पर ये लोग खेलने के लिए आते होंगे। खेलने के लिए ये लोग आते होंगे, ऐसा कुछ मैदान मिलता है जहाँ पर कि ये लोग खेलते होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रीड़ा स्थल। जहाँ खेला जाता है क्रीड़ा स्थल बोलते हैं ना उसको, स्टेडियम भी कह सकते हैं उसको। प्राप्त होता है। और यहाँ से जो मेन चीज मिलती है क्या? नेवले की पत्थर की मूर्ति। क्या? नेवला समझ रहे हो? नोल, नेवला बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेवला। नेवले की पत्थर की बनी हुई मूर्ति। मतलब नेवले को कैसे बना दिया था? पत्थर की मूर्ति बना दी थी नेवले की। ठीक है, उसकी मूर्ति प्राप्त होती है कैसी? पत्थर की। चलिए नेक्स्ट की तरफ। आलमगीरपुर। ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश में मेरठ नदी के किनारे, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 1998 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करवाई। ने यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज की। और यहाँ से भी क्या मिलता है हमें? कुछ ना कुछ जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए, अभी इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे स्थल है उनके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, और उसके बारे में जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, या इसकी कैसी इसकी लिपि थी। ठीक है, इसके लोग कैसे थे, ये बात समझ आ रही है? इसकी कैसी लिपि थी, कैसे इसके लोग थे। ठीक है, और किस तरह से इसकी समाप्ति हो गई, ये सब जानेंगे हम कब? कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और देखते रहिए वीडियो और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। फ्यूचर बनाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। ठीक है, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आगे जैसे ही हम लोग चलते रहेंगे, सभी जीएस जीएस के लगभग जीएस के लगभग सभी सब्जेक्ट हमारे, लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कर लेंगे अपने इस चैनल पर। ठीक है, टीचर आ जाएंगे धीरे धीरे, और अब सारे सब्जेक्ट हमारे इसी चैनल पर कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, और अभी आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री को और आगे बढ़ा देंगे, और हम पॉलिटी भी बहुत जल्दी इस चैनल पर लाने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। ठीक है, शेयर करने के बाद पढ़ें और लाइक करते रहें, और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको ठीक लगा और कहाँ पर हमारी कोई गलती चल रही है। वहाँ पर आप हमको बता दीजिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।